नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम इस वीडियो में जो आरएस का हमारा सिलेबस है उसका डिस्कशन करेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। और इसमें जो टॉपिक है हमारे, जैसे कि दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, मतलब साइंस जो है, विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। जैसे हम उदाहरण लें सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक है, जो सोडियम और क्लोरीन के बंध द्वारा निर्मित है। तो सोडियम क्लोराइड एक क्या है, लवण का भी उदाहरण है। और सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है कि जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण बनता है, तो सोडियम क्लोराइड भी ऐसे ही बना होगा। तो हमारे दैनिक जीवन में जो भी महत्वपूर्ण विज्ञान की आवश्यकताओं से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पर इस टॉपिक में कवर होगी। जैसे कि हम हमारे दांतों की बात करें कि दांत गलने लगते हैं तो उसका पीएच क्या होता है, कि जब दांत गलने लगते हैं हमारे रक्त का पीएच क्या होता है। तो उस तरह से पीएच से संबंधित भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके साथ ही जो अगला टॉपिक है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी आजकल इंटरनेट काफ़ी जैसे ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ के नए नए वर्ज़न आ रहे हैं, वाईफाई के नए नए वर्जन्स आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स में नई नई टेक्नोलॉजी जैसे क्वाड कोर प्रोसेसर आया, उसके बाद स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आया। तो उस तरह से मोबाइल की क्वालिटी में भी एंड्रॉयड के वर्जनों के साथ साथ प्रोसेसरों में भी चेंजेस हो रहा है। तो यही दैनिक जीवन से जो संबंधित चीज़ें होती है जिनको हम देखते हैं, इन्हीं को विज्ञान में कैसे प्रयोग करते हैं वो सब इसमें हम समझेंगे। जैसे अभी नवीनतम संस्करण जो चल रहा है कंप्यूटरों में वो विंडोज़ 11 का चल रहा है, इससे पहले विंडोज़ 10 आई थी। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम यहाँ पे इस टॉपिकों में देखेंगे। जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना का इतना अधिक महत्व है कि हमारा जो कानून है उसमें सूचना का अधिकार भी दिया हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न जो आते हैं उनको भी देखेंगे और साथ में इस टॉपिक को पूरा समझेंगे। उसके बाद रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। रक्षा प्रौद्योगिकी का क्या मतलब है कि जो हमारी सेनाएं हैं, जैसे जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तो इस प्रकार में कौन कौन सी मिसाइलें, कौन कौन से क्रूज़ यूज़ हो रहे हैं। हमने जैसे फ्रांस से जो नवीनतम एयरक्राफ्ट लिए हैं तो उनमें कौन कौन सी तकनीकें हैं वो सब यहाँ पे हम देखेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी में। उसके बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और स्पेस टेक्नोलॉजी जो है ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है कि जो हमारा सारे अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम देता है इसरो। तो इसरो के बारे में, इसरो की क्या भूमिका है और उसमें विक्रम साराभाई की क्या भूमिका है। उसके साथ ही जो हमारे जो बहुत सारे मिशन हैं, जैसे अभी हमारा जो सबसे बड़ा मिशन था चंद्रयान 2, जो हालांकि आंशिक रूप से सफल हुआ, तो उससे रिलेटेड चीज़ें। और साथ में विदेशों की जो स्पेस एजेंसियां हैं, जैसे नासा हुई, जाक्सा हुई, और साथ में जो प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे स्पेस एक्स, जिसके सीईओ जो है एलन मस्क, जिन्होंने अभी ट्विटर को भी खरीदा है। तो वो सब चीज़ें अंतरिक्ष से रिलेटेड, और जो भी उपग्रह हैं, जो भी प्लानेट की, जो ग्रहों के आसपास जो भी बॉडियाँ घूमती है जिनको हम उपग्रह कहते हैं, जैसे हमारा जो धरती का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, तो उसकी बात करेंगे। जैसे अभी जुपिटर के आसपास एक उपग्रह खोजा गया है, यूरोपा। अब यूरोपा की खास बात क्या है, ये रिसेंटली 1-2 महीने पहले की न्यूज़ है। तो यूरोपा में ऐसा देखा गया है कि जो नासा एजेंसी है अमेरिका की, तो उसने ये पता लगाया कि वहाँ पर ऑक्सीजन है और साथ में पानी जो है वहाँ पे धरती से भी ज़्यादा है। तो ये नई नई चीज़ें भी हमको देखनी है। अब नई चीज़ें देखने के लिए हमें सबसे पहले ये बात दिमाग में सभी बिठा लो कि जो न्यूज़ है, जो नई कहानियाँ हैं किससे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित,
उसके लिए सबसे जो बेस्ट सोर्स है वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो समाचार पत्र है उसको डेली पढ़ो, और डेली अपन को बस अपने काम की चीज़ें पढ़नी है। इससे समाचार पत्र से ये रहता है कि जो कोई भी नई चीज़ आती है तो हेडलाइन के तौर पर आती है और वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। जैसे कुछ टाइम पहले की बात है 2021 की, तो एक स्पेस टूरिज्म के लिए एक मिशन चलाया था इंस्पिरेशन 4। किस किस ने नाम सुना है इंस्पिरेशन 4 का? इंस्पिरेशन 4। अब इसमें क्या हुआ था कि कुछ लोग स्पेस में गए थे, अंतरिक्ष में गए थे। किसके बिहाफ पे? टूरिज्म के लिए, कि अंतरिक्ष को हम टूरिज्म के लिए कैसे डेवलप करें। तो इंस्पिरेशन 4 में जो लोग गए थे उन्होंने धरती के आसपास चक्कर लगाया अंतरिक्ष में और वो वापस आए। तो ये अंतरिक्ष मिशन जो था ये किससे रिलेटेड था? इंस्पिरेशन 4। इसका क्या महत्व था? कौन सी कंपनी के लोग इसमें गए थे? तो ये सब चीज़ें हमें अखबार से ही पता चलती है। उसी तरह जैसे हमें अमेज़ोन के जो मालिक अभी तो नहीं है, अभी तो उनकी शेयर होल्डिंग कम हो गई है, जेफ बेजोस, जिनकी जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन भी जो है स्पेस के फील्ड में काम कर रही है, तो उन्होंने भी वो भी स्पेस टूरिज्म में गए थे। तो ये सब चीज़ें हमें अखबार से पता चल जाती है। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जो टॉपिक है काफ़ी वास्ट है, इसमें सब बहुत सारी चीज़ें हमारी समझने की है। जैसे अपन चंद्रयान 2 की ही बात करें, चंद्रयान 2 ये पहला हमारा लैंडर मिशन था। अब शब्द आ रहा है लैंडर मिशन। लैंडर मिशन क्या होता है कि जब हम किसी भी ग्रह या उपग्रह की सतह पर उतरने की कोशिश करते हैं, लैंड करने की कोशिश करते हैं, तो उसे लैंडर मिशन कहते हैं। अब जब यहाँ पर कोई जो लैंडर मिशन में लैंडर उतरेगा वो यहाँ पे चलेगा, तभी तो खोजबीन हो पाएगी। तो जो हमारा जो विक्रम लैंडर था वो पूरी तरह से उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। सॉफ्ट लैंडिंग का क्या मतलब है कि अगर किसी सतह पर कोई ऑब्जेक्ट गिरता है, कोई वस्तु गिरती है तो वो टूट जाएगी, पर अगर वो धीरे धीरे गिरे तो उसे बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। तो उसी तरह उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, तो 6 सितंबर को कुछ हमारा कनेक्शन टूट गया था 2019 में इससे। तो इस तरह से ये चंद्रयान 2 के बारे में हमें पढ़ना है। उसके साथ ही आगे बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे कोरोना वायरस जैसा पेंडेमिक चला तो हमने नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ही वैक्सीन का निर्माण किया, और उससे हमारा देश ने काफ़ी एक्सपोर्ट भी किया, बहुत हमारा देश का नाम भी हुआ क्योंकि अग्रणी रहा भारत इस क्षेत्र में। तो उसके साथ जैव प्रौद्योगिकी का क्या मतलब है कि जो जीवन है उसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। और जीवन में टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करेंगे कि जो भी जीवित वस्तुएं हैं उनके डीएनए में हम परिवर्तन करके उनके गुणों को विकसित करेंगे, उसी को जैव प्रौद्योगिकी कहा गया है। जैसे बीटी कॉटन इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि उसमें जो कॉटन की एक उसके डीएनए में परिवर्तन करके उसको इस तरह बनाया गया है कि उसमें कीड़े नहीं लगते। तो बहुत सारी चीज़ें, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, उसके साथ ही आहार और पोषण, रक्त समूह और आरएच कारक, ये जो है ये हमें जो 10वीं की बुक है, 10वीं की किताब आरबीएससी की, उसमें अच्छे से दिया हुआ है। वैसे आहार और पोषण के बारे में, 4 प्रकार के रक्त समूह हैं, आरएच फैक्टर क्या होता है, इस सब के बारे में। तो मेरा ये मानना रहेगा कि अभी प्रौद्योगिकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, प्रौद्योगिकी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर प्रौद्योगिकी वाले बहुत सारे टॉपिक है, तो इनको जो है 12वीं की बायो की किताब है वहाँ से पढ़ लें। और साथ में अगर और जो बाकी चीज़ें हैं जैसे आहार, पोषण, रक्त समूह, ये रोग वगैरह, ये जो 10वीं क्लास की साइंस की किताब है उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उसके साथ ही जैव विविधता वाला टॉपिक भी उसमें आराम से, बायोडाइवर्सिटी भी कवर किया हुआ है। और नीचे भी कुछ टॉपिक है, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान और वानिकी और पशुपालन। ये राजस्थान के विशेष संदर्भ में हमको पढ़ना है कि राजस्थान में इनमें विज्ञान की तरह से क्या क्या विकास हो रहे हैं।
और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी राजस्थान के विशेष संदर्भ। इसके लिए मैं आपको जो मूमल आता है पत्रिका, उसमें जो मंथली मूमल खरीदो और उसको पढ़ डालो, जब भी टाइम मिले उसमें देखते जाओ, तो ये टॉपिक तो वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। और बाकी सारे टॉपिक हम यहाँ भी कवर करेंगे ही सही। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था। इसमें जो नवीनतम सिलेबस है, ये 2021 का नवीनतम सिलेबस है RS प्री का। RAS प्री का जो नवीनतम सिलेबस है ये 2021 का। अब यहाँ पे पहले एक और चीज़ हुआ करती थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ करता था। इलेक्ट्रॉनिक्स और मानव शरीर। अब इन्होंने पहले क्या स्पष्ट मेंशन नहीं किया हुआ था कि मानव शरीर में ये क्या पूछने वाले हैं। मानव शरीर क्या है? मानव शरीर में ऊपर का सर आ जाता है, आँख, कान, मुंह, ठीक है, हृदय, और फिर किडनी, पेट, हाथ, पैर सब आ रहा है। तो अब इस टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है मानव शरीर, क्योंकि इसमें हृदय को पढ़ना है, उसकी बीमारियों को पढ़ना है, उसके कौन कौन से रोग हो सकते हैं, फिर किडनी के बारे में पूरा पढ़ो, फिर आहार और पोषण किस प्रकार होता है मानव शरीर में पढ़ो। पर इन्होंने ये टॉपिक मानव शरीर हटा दिया है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी हटा दिया है। अब मानव शरीर की जगह इन्होंने स्पेशल लिख दिया है कि मानव शरीर में हम क्या क्या पूछेंगे आपसे, आहार और पोषण के बारे में, रक्त समूह के बारे में, और RH कारक क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक भी यहाँ पे हटा दिया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में हम पूछने वाले हैं। तो उसी तरह यहाँ पे स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें हैं, संक्रामक और असंक्रामक रोग। उसी तरह जैसे उदाहरण के लिए कोरोना वायरस किस तरह का रोग था? संक्रामक रोग था, क्योंकि संक्रमण से फैलता था। अगर किसी ने छींक दिया तो उसके जो वायरस थे वो वातावरण में चले जाते, और साथ में अगर उसके कांटेक्ट में दूसरा व्यक्ति आता तो वो उससे संक्रमित हो जाता था। तो कोरोना वायरस एक संक्रामक रोग था। तो हमें यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि वायरस से संक्रामक तरह के रोग होते हैं। और इसी तरह एक और टॉपिक इन्होंने जोड़ा है, पशुजन्य रोग। इसको पहले भी हम पढ़ते थे, पर इस बार इन्होंने स्पष्ट कर दिया। पशुजन्य रोग का क्या मतलब है? जैसे रेबीज है, तो रेबीज जो है रोग, किसी के काटने से, कोई जानवर किसी को काट लेता है तो उसे रेबीज होता है। तो पशुजन्य रोग मतलब पशुओं से फैलने वाले रोगों को हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं। तो हम जो पहला टॉपिक लेके चलेंगे हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाले सेक्शन में, तो वो हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे रहेगा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह। कौन सा टॉपिक रहेगा? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह। इस वाले टॉपिक को हम कवर करेंगे यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन इसका था, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, पर हम RS प्री के संदर्भ में इसको देखेंगे और बाकायदा अच्छे से समझेंगे ताकि हमारा कोई भी प्रश्न गलत ना हो। और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। और न्यूज़पेपर में हमें ऐसा नहीं है कि बहुत हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि हम राजस्थान के लोग हैं और राजस्थान में हमारे राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर, इसमें भी जो मोटी मोटी खबरें आती है वो पढ़ना है। फालतू की खबरें नहीं पढ़ना है कि किसने किसको मारा और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अपन को एक दो टॉपिक अच्छे से आता है उसमें। एक तो स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में जाके स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ रहे हो, क्योंकि स्पोर्ट्स का भी टॉपिक है। और जो करंट अफेयर का जो टॉपिक है समसामयिक का, वो वहीं से आता है। तो स्पोर्ट्स में वहाँ से पढ़ लो और विज्ञान की भी खबरें वहाँ पे आ जाती है। तो दो टॉपिक, एक तो करंट भी कवर हो रहा है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो करंट से जोड़कर पूछता है वो भी कवर हो जाएगा। तो समाचार पत्र में हमने किसकी बात की? राजस्थान पत्रिका, या फिर साथ में दैनिक भास्कर, या फिर ये नोट्स नहीं बनाने हैं इसके, पत्रिका को काट काट के नोट नहीं, एक बार पढ़ लो। जब पढ़ने के बाद जब अपन दोबारा जैसे वीडियोस पड़ी रहती है यूट्यूब पे करंट अफेयर की, उसमें अगर उसको एक दो बार ऐसे देखते रहते हैं अपने नज़रों में तो वो याद हो जाती है चीज़ें। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट की हम बात करेंगे। तो स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट, ये हमारा टॉपिक रहेगा।
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह। तो इससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, उससे पहले कुछ करंट न्यूज़ की बात कर लेते हैं कि इसमें जो करंट न्यूज़ से रिलेटेड एक लेटेस्ट न्यूज़ है वो है जुपिटर ग्रह की। जुपिटर जो ग्रह है, जुपिटर ग्रह की बात करें तो जैसे ये सूरज है, ये है सूरज, तो सूरज से जो 5वें नंबर पर जो ग्रह है, 5th नंबर पे 5वें नंबर का ग्रह है जुपिटर। और जुपिटर के जो आगे के ग्रह है, जैसे जुपिटर के आगे अपन जाएंगे तो सैटर्न आ जाता है, शनि ग्रह आ जाता है, फिर यूरेनस आ जाता है, यूरेनस के बाद नेपट्यून आ जाता है। तो यहाँ से जो आगे के ग्रह है इनको जोवियन ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह का क्या मतलब है कि ऐसे ग्रह जिनमें गैसों की उपस्थिति ज़्यादा होती है, जिसमें गैसों की उपस्थिति, जब इनके आसपास का जो वातावरण है ग्रहों का, वहाँ पे गैसें काफ़ी अधिक मात्रा में, स्पेशली हीलियम और हाइड्रोजन की गैसें, तो इनको गैस जाइंट ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इनमें गैस की अधिकता ज़्यादा होती है। तो ये तो बेसिक बात हो गई जुपिटर ग्रह की। जो हमारे काम की चीज़ है वह है कि जुपिटर ग्रह के आसपास एक उपग्रह खोजा गया। क्या खोजा गया? उपग्रह। उसका नाम क्या है? यूरोपा। क्या नाम है? यूरोपा। और कौन सी एजेंसी ने किस देश की एजेंसी ने ये खोजा? तो नासा ने खोजा। नासा ने खोजा। और नासा का पूरा नाम क्या है? सबको याद होना चाहिए नासा का पूरा नाम। तो नेशनल एरोनॉटिक्स, ए का मतलब एरोनॉटिक्स, एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने जुपिटर के आसपास एक उपग्रह की खोज की जिसका नाम क्या है? यूरोपा। अब ये यूरोपा महत्वपूर्ण क्यों है? यूरोपा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जीवन की संभावनाएं हो सकती है, जीवन जीने की संभावना हो सकती है। अब जीवन जीने की संभावनाएं कैसे हो सकती है? कि यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति पाई जाती है। किसकी उपस्थिति? ऑक्सीजन की उपस्थिति। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ साथ हमको पानी भी चाहिए, तो पानी भी यहाँ पर है, पानी की उपस्थिति भी यहाँ पर है, और ये भी इतनी अधिक मात्रा में कि धरती का दुगना पानी है यहाँ पर, जो हमारी अर्थ है उससे दुगना पानी। तो नासा लगभग 2024 के आसपास यहाँ पर यूरोपा कैलिपर के नाम से एक मिशन भेज सकता है इसकी खोज के लिए। ये तो नासा की बात हो गई कि नासा ये सब कर रहा है। अगर हम इसरो की बात करें, जो हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है ये भी बहुत सारे सैटेलाइट भेजता रहता है। जैसे EOS सीरीज के इसने सैटेलाइट भेजना प्रारंभ कर दिया है। EOS क्या होता है? अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट मतलब जो अर्थ का ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है, अब अर्थ के ऊपर हमने एक सैटेलाइट स्थापित कर दिया यहाँ पर, तो ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, और अर्थ को ऑब्जर्व करके यहाँ पर जो मौसम है उसकी खबर हमें देगा। मौसम के साथ साथ कब सुनामी आने वाली है, कब ज़्यादा हवाएं चलने वाली है, और पृथ्वी पर कहाँ कहाँ किस प्रकार का संदर्भ है जीवन से संबंधित, वो सब हमें बताएगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब इसमें भी बहुत सारे संस्करण हैं, जैसे EOS नंबर 1, EOS नंबर 3, EOS नंबर 4, इस तरह से भारत भी बहुत महत्वपूर्ण सैटेलाइट भेजता रहता है। साथ में आपने एक नाम सुना होगा कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। क्या हुई थी? सर्जिकल स्ट्राइक। तो सर्जिकल स्ट्राइक को सफल बनाने में भी किसका हाथ था? स्पेस टेक्नोलॉजी का, अंतरिक्ष
प्रौद्योगिकी कहा था, क्योंकि अगर हमको किसी भी चीज़ को देखना हो तो उसको बोलते हैं नेविगेशन, नेविगेट करना। तो नेविगेशन में हम किसी भी जगह के कोऑर्डिनेट से पता कर लेते हैं कि वहाँ पर कौन सी वस्तु किस जगह पे रखी हुई है। तो जो हमारी जो नेविगेशन सिस्टम है जो भारत ने डेवलप कर रखा है उसका नाम है नाविक, नाविक नेविगेशन सिस्टम, नाविक। जैसे आपने नाम सुना होगा काफ़ी फेमस जीपीएस, तो जीपीएस भी एक नेविगेशन सिस्टम है और ये किसका है, अमेरिका का, अमेरिका का। तो जब भारत में कारगिल युद्ध हुआ था, भारत में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो भारत ने अमेरिका से कहा कि जो पीओके वाला क्षेत्र है, जो कारगिल युद्ध के दौरान जो एलओसी है, वहाँ पर कौन कौन से सैनिक पाकिस्तान के कहाँ कहाँ छुपे हैं, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स दे दो आपके जीपीएस की सहायता से। क्योंकि आपने परमाणु पिक्चर देखी होगी, तो परमाणु पिक्चर में भी अमेरिका पता कर लेता है कि भारत क्या क्या हलचल कर रहा है। तो वो भी काफ़ी बड़ी चीज़ थी, क्योंकि ऊपर इसने जीपीएस लगा रखा था, तो वहाँ से ये हमारे क्षेत्रों को नेविगेट करता है। तो उसी तरह भारत ने इसकी मदद मांगी कारगिल के समय पर। इसके और पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, तो अच्छे होने की वजह से इसने हमको वो जो वहाँ के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, और वो युद्ध काफ़ी भयावह भी रहा और वहाँ पे काफ़ी सैनिक मारे गए हमारे, और साथ में काफ़ी दिनों तक युद्ध चला। अब उसी के संदर्भ में अपन यहाँ पे ले सर्जिकल स्ट्राइक। तो भारत ने अपना नाविक डेवलप कर लिया है। अब नाविक की सहायता ने भारत ने फटाफट सब पता किया और रातों रात पूरा मिशन एक ही बार में सक्सेसफुल हो गया। तो ये फ़ायदा होता है जीपीएस का या फिर नाविक का, या फिर हम साधारण भाषा में कहें तो इसको बोलते हैं नेविगेशन सिस्टम। और इसी नेविगेशन सिस्टम के तहत अभी जो प्रेजेंट में जो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उसको आपने कभी गौर नहीं किया होगा, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है। जैसे आपने ओला का नाम सुना होगा। अब ओला का नाम सुना है, जयपुर में हो आप लोग, बहुत सारे लोग जयपुर में भी रहते होंगे। तो ओला उबर जो टैक्सियाँ चल रही है उसमें अपन अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि कहाँ तक गाड़ी आई, गलत गली में तो नहीं मुड़ गई। तो और फिर हम उसको फ़ोन करके भी बोल सकते हैं कि भाई इधर आ जा, इधर मैं खड़ा हूँ। तो वो सब चीज़ें भी किससे डेवलप हो रही है, वो भी नेविगेशन सिस्टम से ही डेवलप हो रही है कि हम किसी चीज़ को नेविगेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि हमने सैटेलाइट ऊपर बिठा रखा है जो हमें हर जगह को नेविगेट करके जानकारी दे रहा है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई जो हमारे डेली में हम देख रहे हैं। और ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेगी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करो और हर महीने एक मूमल ले आओ और मूमल को भी पढ़ डालो। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। हेडिंग लगाओ, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह। या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट। अब इस टॉपिक में जो हमारा पहला बिंदु है वो है अंतरिक्ष। कि अंतरिक्ष क्या होता है, कि अंतरिक्ष से आप क्या समझते हैं, अंतरिक्ष क्या होता है। तो अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारे कंसेप्ट आए। अब साधारण शब्दों में हम कहें कि पृथ्वी के वायुमंडल के जो बाहरी भाग होता है उससे हम अंतरिक्ष कहते हैं। तो ये लिखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर का
बाहरी भाग। पृथ्वी के वायुमंडल का बाहरी भाग क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। अब प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि वायुमंडल जो है उसका कितना बाहर हम जाएं कि वहाँ पे अंतरिक्ष हम उसको कह सकें। तो एक डेफिनेशन आती है कार्बन की, और कार्बन कहते हैं कि जो 100 किलोमीटर के बाद की जो ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से उसको हम अंतरिक्ष बोलते हैं। जबकि नासा जो है जिसकी हमने बात करी, तो नासा जो है वो 80 किलोमीटर के ऊपर के बाद अंतरिक्ष मान लेता है। तो कुछ धारणाएं हैं जिनको हम लिख लेते हैं कि जो नासा है, नासा 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अंतरिक्ष का प्रारंभ मानता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अंतरिक्ष का प्रारंभ मानता है। जबकि कार्बन क्या कहते हैं? कार्बन के अनुसार, कार्बन एक व्यक्ति है जिनके अनुसार इन्होंने सर्वप्रथम बताया था ये बात कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद, 100 किलोमीटर की ऊंचाई, और 100 किलोमीटर की ऊंचाई हम कहाँ से नाप रहे हैं? सतह से नाप रहे हैं। और ये ऊपर वाली ऊंचाई ये भी सतह से, 80 किलोमीटर की ऊंचाई भी कहाँ से है? सतह से। तो 80 किलोमीटर की 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जो है अंतरिक्ष का प्रारंभ माना जाता है। तो अंतरिक्ष जो है उसका प्रारंभ माना जाता है। किसके अनुसार? कार्बन के अनुसार। उसके बाद एक और व्यक्ति है जिसका नाम आता है जॉर्ज वेल्स, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। और हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स क्या बोलते हैं? हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स का मानना है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऐसी जगह जहाँ पे हाइड्रोजन की अवस्था अधिक हो, क्या हो? हाइड्रोजन की अवस्था अधिक हो, साथ में वहाँ पे विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी हो, तो उसको हम बोलते हैं अंतरिक्ष। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पृथ्वी के वायुमंडल का बाहर स्थित, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर स्थित भाग जहाँ हाइड्रोजन की अधिकता हो और साथ में विद्युत चुंबकीय किरणें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अधिकता हो। तो इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का वो भाग जहाँ पे हाइड्रोजन की अधिकता हो, और हाइड्रोजन किस अवस्था में मिलेगा? प्लाज्मा की अवस्था में मिलेगा। प्लाज्मा की अवस्था, प्लाज्मा क्या होता है? जैसे हमने पदार्थ की अवस्थाएं अगर हम पढ़ते हैं तो पदार्थ की अवस्थाएं होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव व गैस। उसके बाद एक और अवस्था आती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और उसके बाद एक और अवस्था आती है जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हालांकि इनको ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, पर ध्यान रखना है कि ठोस, द्रव, गैस जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं, उनके अलावा 2 और होती है। प्लाज्मा कौन सी अवस्था होती है? इसका उदाहरण हम सिंपल सा समझेंगे कि जो हमारे घर में ट्यूबलाइट लगी होती है, तो ट्यूबलाइट के अंदर गैसीय कण होते हैं, और जब लाइट जब ऑन करते हैं तो इस गैसीय कण जो है यही जो आपस में प्लाज्मा फॉर्म में आ जाते हैं और यही जलने लगते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा की स्थिति। तो प्लाज्मा की स्थिति में गैस की अवस्था में ना रहकर प्लाज्मा की अवस्था में रहती है। तो इस तरह से पदार्थ की अवस्था में एक प्लाज्मा भी होता है, तो उसी प्लाज्मा फॉर्म में हाइड्रोजन पाया जाता है पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर। तो हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स की ये डेफिनेशन है।
तो इस तरह से हमने समझा कि अंतरिक्ष क्या होता है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, अंतरिक्ष। उसके बाद बात करें कि अब अंतरिक्ष को हमने समझा कि अंतरिक्ष क्या है। अब हम अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाला है। तो अंतरिक्ष का अगर अपन अध्ययन करना है, अंतरिक्ष का अध्ययन, अंतरिक्ष का अध्ययन, तो अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए हम दो चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। या तो हम धरती के ऊपर ही टेलीस्कोप लगा दें। टेलीस्कोप ऐसा उपकरण है जो दूर की वस्तुओं को बड़ा करके हमें दिखाता है। तो पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह द्वारा अध्ययन कर सकते हैं अंतरिक्ष का। और वो किस तरह कर सकते हैं? टेलीस्कोप की सहायता से। टेलीस्कोप की सहायता से हम अंतरिक्ष का अध्ययन कर सकते हैं। पर वहाँ से हमें इतनी सुविधा नहीं होती, क्योंकि वहाँ से चीज़ें बहुत दूर होती है, तो अच्छे से नहीं दिखाई देती। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि जो अर्थ है, हमारी धरती है, उसके वायुमंडल के बाहर निकल के इसका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो यहाँ से हमें वायुमंडल के बाहर भेज सके। तो उसी के तहत जो बहुत सारे अंतरिक्ष प्रोग्राम बनाए गए और बहुत सारी अंतरिक्ष एजेंसियाँ बनाई गई। तो जैसे जो हमारा वायुमंडल है, इसकी सतह से कुछ ऊपर उठकर यहाँ पर कुछ स्टेशन बना दिए जाते हैं, और उन्हीं स्टेशनों को हम बोलते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो वहाँ पर जाकर भी अब इस टेलीस्कोप को धरती की सतह पर ना जाकर यहाँ पर फिट कर दें, तो यहाँ से बाहर का अंतरिक्ष हमें और आसानी से दिखाई देगा। तो दूसरा तरह का जो अंतरिक्ष का अध्ययन है, वो किस तरह हम कर सकते हैं? अंतरिक्ष अन्वेषण प्रोग्रामों के तहत, अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रमों के द्वारा, या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स। स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के तहत। अब इसके तहत हम क्या करेंगे? इसके तहत हम करेंगे कि किसी उपग्रह के वायुमंडल में जाकर हम उसको देख रहे हैं, या फिर ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, या फिर हम ऑर्बिटर मिशन भेज सकते हैं, ऑर्बिटर मिशन, या फिर हम लैंडर मिशन भेज सकते हैं, या रोवर जो मिशन है वो भेज सकते हैं। अब यहाँ पर ये शब्द आ रहे हैं, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ये क्या होते हैं? ऑर्बिटर का क्या मतलब है कि जब हमने कोई मिशन भेजा, ये मान लो ये हमारा अर्थ है, ये धरती है, और यहाँ पर चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, मून है। तो हमने यहाँ से एक सैटेलाइट भेजा, और वो सैटेलाइट जाके ये जो मून है इसके वातावरण के आसपास ही, वातावरण में जाके यहाँ पर आसपास चक्कर लगाने लगा। तो ये इसके आसपास घूम रहा है। किसके आसपास? इसके आसपास, मून के आसपास। तो ये इसके ऑर्बिट में घूम रहा है। ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा। ऑर्बिट का क्या मतलब होता है? कक्षा। सबको हम देखेंगे बारी बारी से, पर यहाँ पे समझो कि अर्थ से हमने एक मिशन भेजा, एक प्रोग्राम भेजा कि हम इसको, जो चंद्रमा है, इसका अध्ययन करना चाहते हैं, पर हम इसकी सतह पर नहीं उतरेंगे, इसके आसपास घूमकर अध्ययन करेंगे। तो इसी तरह के मिशन को हम बोलते हैं ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन, ऑर्बिटर मिशन बोलते हैं। और अगर हम इसकी सतह पर उतर जाते हैं, लैंड कर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं लैंडर मिशन। जब हम इसकी सतह पर लैंड करेंगे, मान लो ये हमारा चंद्रमा में बड़ा करके यहाँ पे दिखा दूँ, और इसके यहाँ पे सतह पर हमने लैंड कर दिया, कुछ हमारा इस तरह का मान लो रोबोट यहाँ पे लैंड हो गया। तो इसके जो दरवाजे खोलेंगे, उसमें से एक रोबोट निकलेगा जिसके पहिए लगे होंगे, और उसके ऊपर कुछ कैमरास वगैरह लगे होंगे जो यहाँ की पिक्चर्स कलेक्ट करेंगे। तो ये जो इस लैंडर के अंदर से जो निकलता है, इसको हम बोलते हैं रोवर। जैसे हमारा चंद्रयान 2 जब पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, तो जब ये लैंड करा तो इससे संपर्क टूट गया था हमारा। तो ये लैंडर और रोवर, ठीक है।
तो ये दोनों जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर था, इनसे संपर्क टूट गया था। हालांकि जो ऑर्बिटर है वो अभी भी कक्षा में घूम रहा है, ऑर्बिटर तो घूम रहा है, पर जो लैंड और रोवर हुआ था वो वहाँ पर उनसे संपर्क टूट गया। तो वैसे क्या हो रहा है कि जो ऑर्बिटर अभी भी हमें तस्वीरें भेज रहा है, क्योंकि ये 6 से 7 साल तक इसका जीवन है, तो तब तक ये तस्वीरें भेजेगा। और अभी तक इसने जो लेटेस्ट तस्वीरें हमको भेजी है वो भेजी है कि जो चंद्रमा है उस पर जल मौजूद है, वहाँ पे जल के प्रमाण मिलते हैं, तो वो तस्वीरें ये हमें भेजी रहा है। तो हम अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाले हैं, और पृथ्वी की सतह से टेलीस्कोप की सहायता से और अंतरिक्ष प्रोग्राम जो है उनकी सहायता से हम अंतरिक्ष का अध्ययन कर सकते हैं। अब एक नोट लगा के लिखो, नोट डालो, नोट में एक बिंदु लिखो स्पेस ऑर्बिटर। स्पेस ऑर्बिटर कि स्पेस ऑर्बिटर क्या होता है। तो इसमें लिखो कि ऐसा अंतरिक्ष यान जो किसी ग्रह या उपग्रह के चारों ओर एक निश्चित ऊंचाई पर निश्चित कक्षा में, कक्षा का क्या मतलब होता है, ऑर्बिट, निश्चित कक्षा में गति करता है, या यहीं से, जहाँ पर गति कर रहा वहीं से, यहीं से उस ग्रह या उपग्रह का अध्ययन करता है, उसे स्पेस ऑर्बिटर कहते हैं। तो हमने वही चीज़ लिखी है नोट में कि ऑर्बिटर क्या होता है, कि हमने ऑर्बिटर होगा जो अंतरिक्ष में जाकर किसी ग्रह या उपग्रह के आसपास चक्कर लगाता रहेगा, और वहीं से वो जो जहाँ पे चक्कर लगाएगा वो निश्चित कक्षा होगी, कोई फिक्स ऑर्बिट होगा जहाँ पर हमको उसको रखना है। उसी तरह जो अगला बिंदु है नोट में वो लिखो लैंडर व रोवर, लैंडर एवं रोवर, या फिर लैंडर एंड रोवर। तो लैंडर और रोवर में लिखो कि किसी स्पेस मिशन या अंतरिक्ष अभियान में, किसी अंतरिक्ष स्पेन में भेजा जाने वाला ऐसा यान जो लैंडिंग करता हो। और लैंडिंग कैसी करेगा, ये सॉफ्ट लैंडिंग, क्योंकि अगर हार्ड लैंडिंग करेगा, जैसे मान लो ये उपग्रह है, यहाँ पर कोई अंतरिक्ष यान आया और इस पर डायरेक्ट ही टकरा जाता है तो टूट जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग कराते हैं, सॉफ्ट, ताकि ये टूटे नहीं। अब सॉफ्ट लैंडिंग किस प्रकार से होती है, जैसे हम एक उदाहरण लें इंस्पिरेशन 4 का। इंस्पिरेशन 4 जो स्पेस एक्स एजेंसी है, जिन्होंने जो अंतरिक्ष है उसमें एक टूरिज्म के लिए एक मिशन भेजा था अंतरिक्ष की यात्रा के लिए। तो जब ये वापस आए तो इनका जिस भी शटल में ये आए थे स्पेस उसमें, तो वहाँ पे क्या है, ऊपर बैलून्स खुल गए थे, जो गुब्बारे होते हैं वो खुल गए थे। जैसे देखा नहीं आपने, कोई हवा में तैरता है, ऊपर गुब्बारा उड़ता रहता है, तो उसकी डोरियों से ये बंधा होता है। तो जैसे ये गुब्बारे खुलते हैं तो ये धीरे 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 आकर गिरता है। वैसे ये समुद्र में गिरा था तो इसको स्प्लैश डाउन बोलते हैं। जब ये समुद्र में आके गिरता है तो क्या बोलते हैं, स्प्लैश डाउन। तो हालांकि अपन लिख रहे थे क्या, लैंडर और रोवर के बारे में।
तो क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखेंगे कि ऐसे अंतरिक्ष अभियान या फिर अंतरिक्ष अभियान में भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान, ऐसे लिखो कि अंतरिक्ष अभियान, अंतरिक्ष अभियान मतलब स्पेस मिशन, स्पेस मिशन में भेजे जाने वाले ऐसे अंतरिक्ष यान जो किसी ग्रह या उपग्रह की सतह पर उतरते हैं उन्हें लैंडर कहते हैं, लैंडर कहते हैं, क्योंकि वो उस ग्रह की सतह पर लैंड कर गया। अब ये लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग भी हो सकती है, हार्ड लैंडिंग भी हो सकती है, पर सॉफ्ट लैंडिंग ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उसमें लैंडर को कोई नुकसान या क्षति नहीं पहुंचती। और लैंडर के अंदर से एक रोबोट बाहर आता है जो उस ग्रह या फिर उपग्रह की सतह के नमूने लेगा, सतह के नमूने इकट्ठे करेगा। नमूने किस किस के हो सकते हैं? चट्टानों के हो गए, मिट्टी के हो गए, वहाँ पर जल के प्रमाण हो गए, ये सब नमूने इकट्ठे करेगा। उसे रोवर कहते हैं। तो ये हो गया लैंडर और रोवर के बारे में। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें भी थी पहले जो अभी प्रेजेंट टाइम में बंद हो गई है। जैसे उदाहरण जो हम लें एक चीज़ का, तो उससे बोलते हैं स्पेस शटल। और सुनीता विलियम्स की जो मौत हुई थी वो स्पेस शटल के डैमेज की वजह से हुई थी। स्पेस शटल क्या होते हैं कि जैसे इस तरह से जो वायुयान जो होता है उसी तरह का होता है स्पेस शटल। अब ये स्पेस शटल क्या करता है कि जब अंतरिक्ष में जाता है ये, तो अंतरिक्ष में होते हैं स्पेस स्टेशन। क्या होते हैं? एक जगह एक लेबोरेटरी टाइप बना रखी होती है जो एक कक्षा में घूमती रहती है, एक ऑर्बिट में घूमती रहती है। तो ये स्पेस शटल जाके उस अंतरिक्ष स्टेशन के साथ जुड़ जाता है और उसके साथ घूमने लगता है। और इसके अंदर जो भी व्यक्ति गया है वो इससे निकल कर इस स्पेस स्टेशन में जो भी उनका कार्य होता है वो करता है और वापस इसमें बैठता है और ये वापस आके धरती पर आ जाता है। तो इसको बोलते हैं स्पेस शटल। तो स्पेस शटल जो प्रोग्राम था वो यूएसए का था, और ये चलाया था नासा ने। ठीक है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूएसए का, उसने चलाया था। पर 2011 के बाद ये प्रोग्राम बंद कर दिए गए थे। ये 1981 में चलाए थे और 2011 में इनको बंद कर दिया। जो सुनीता विलियम्स थी, उनका जो स्पेस शटल था उससे क्या है, कोई टुकड़ा आके टकरा गया था। हालांकि क्या होता है कि जब वायुमंडल में जब ये बहुत तेज़ रफ्तार से ये चीज़ें जाती है तो काफ़ी घर्षण होता है, काफ़ी फ्रिक्शन होता है वायुमंडल में, और ये आसपास जल जाते हैं। जैसे अगर कोई हमारी सतह पर जो उल्का पिंड आके क्यों नहीं गिरते पृथ्वी की सतह पर, क्योंकि वो जब आते हैं तो हमारे वायुमंडल के घर्षण से जल के वहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो ये स्पेस शटल की जो सीड होती है आसपास की, ये बहुत मोटी होती है और इसको इंसुलेटिंग बनाते हैं। इंसुलेटिंग मतलब जैसे जिसके आसपास जो है ताप का प्रभाव ना पड़े, मतलब बाहर आग भी लग जाए तो अंदर के लोगों को कुछ ना हो। पर एक छोटा सा जो टुकड़ा है किसी मेटल का, वो आगे इससे टकरा गया, शायद इसी का पार्ट था या कुछ था, वो इससे टकरा गया और इसमें छोटा सा गड्ढा हो गया। और जैसे ही छोटा सा इसमें दरार पड़ गई तो उस जब फ्रिक्शन हुआ वातावरण में,
जब ये वहाँ से ट्रेवल किया, जाते टाइम तो कुछ नहीं हुआ, पर आते टाइम जब ये ट्रेवल कर रहा था तो इसके अंदर जो आग जब लगी तो इसकी दरारों से आग अंदर चली गई और ये ब्लास्ट हो गया। तो ये है स्पेस शटल, और यूएसए ने 2011 में ये प्रोग्राम बंद कर दिए थे। तो स्पेस शटल के बारे में भी लिख लेते हैं कि स्पेस शटल क्या होता है। वैसे आउटडेटेड चीज़ है पर फिर भी लिख लो कि वायुयान जैसी संरचना या फिर जैसा अंतरिक्ष यान, वायुयान जैसा अंतरिक्ष यान, जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लाने ले जाने, अंतरिक्ष में लाता है और वहाँ से लेके भी जाता है, मतलब वापस भी इसी से लाने ले जाने का कार्य करते हैं, कार्य करते थे, ना कि है। 1981 से 2011 तक चले ये, और यूएसए की जो नासा एजेंसी है उसके द्वारा चलाए गए थे। तो इसको ऐसे ही नोट कर लेना कि स्पेस शटल क्या होते हैं, याद रहना चाहिए। अब धीरे धीरे ये तो हमने बात करी मोटी मोटी चीज़ों की कि अंतरिक्ष जो लैंडर है, रोवर है, स्पेस शटल है, वो सब क्या होते हैं।